ओके दोस्तों, क्या है यहां पर, वही वाला क्वेश्चन का थोड़ा कंटिन्यूएशन है। जो मेरा यहां पर फोर्स F है वो मेरा रोप पे लग रहा है और X जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड से मेजर्ड है। तो रोप के अंदर जो टेंशन डेवलप हो रहा है उसको अगर मैं T बोलता हूं तो T एज अ फंक्शन ऑफ X का ग्राफ हमारा दिया हुआ है। इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ, इट्स अ कॉनकेव डाउनवर्ड्स ग्राफ। तो सवाल यह है जो इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो एज अ फंक्शन ऑफ X में क्या बोल सकता हूं। अच्छा, एक बात समझो, अगर मेरा यूनिफॉर्म रोप होता, अगर मान लो हमारे पास यूनिफॉर्म रोप होता, ठीक है, पहले उस बात को हम समझ लेते हैं। टोटल मास अगर मैं m बोल देता हूं, तो मेरा एक्सीलरेशन आएगा F/m, और कहीं पर भी मैं अगर x का टुकड़ा काटूं तो यहां पर जो मेरा टेंशन आएगा T, ठीक है, इसका जो मास होगा दैट विल बी लैम्डा इंटू एक्स। कैपिटल M को लिख दो लैम्डा इंटू L, ठीक है, सॉरी स्मॉल l बाय द वे इसका टोटल लेंथ है, ठीक है ना, दिखाना भूल गया था, सॉरी। तो सिंपली जो मेरा T आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Fx/L। तो यहां पर तो मेरा ऐसे लीनियर ग्राफ मिलता, दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, नाउ अब जो है यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ग्राफ हमारा लीनियर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा जो है वो हमारा कांस्टेंट होने का किसी भी प्रकार का कोई सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। ठीक है, लैम्डा जो है वो हमारा कांस्टेंट होने का तो कोई सवाल यहां पर पैदा होता ही नहीं है। क्या लैम्डा जो है वो हमारा x के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है या x के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग है? मैक्सिमम मिनिमम का कोई सवाल मैं देख नहीं पा रहा हूं यहां पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है। बीच में ग्राफ जो है वो हमारा कहीं पर कोई कर्तव्य नहीं दिखाया है। सो व्हाट आई हैव इज d square t by dx square is definitely less than 0. d square t by dx square जो होगा वो हमारा डेफिनेटली लेस देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दो, अगर मैं कोई भी एंड से एक dx का छोटा सा टुकड़ा काट लूं, ना ऑब्वियस सी बात है ये वाले एंड पर मेरा टेंशन होगी T और यहां पर जो टेंशन होगी वो होगी मेरी T प्लस dt। तो यहां पर जो मेरा मास है वो है मेरा लैम्डा dx। एक्सीलरेशन a जो भी होगा वो तो हमारा फिक्स है। तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो dt इज इक्वल्स टू लैम्डा a इंटू dx। तो dt by dx that can be simply written as lambda a. dt by dx can be simply written as lambda a. ठीक है, अब ऐसी बात है टेंशन हमारी बढ़ती जाएगी, x जैसे जैसे बढ़ रहा है मेरा टेंशन बढ़ रहा है, dx by dt हमारा पॉजिटिव होना चाहिए था जो कि हमारा आया भी है। Now differentiate it again with respect to x. तो what I can write is dt square by dx square, a तो जो भी है वो तो टोटल मास पर डिपेंड करेगा, that will be d lambda by dx, and as it is a concave down graph this thing will be less than 0, so d lambda by dx is a less than 0, यानी लैम्डा इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा मेरा लैम्डा वैसा वैसा डिक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम डेंसिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0
and minimum density will happen at x equals to L. Minimum density will happen at x equals to L. अगर उल्टा होगा तो it will be a concave up graph. लैम्डा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो it will be a concave up graph. For example, यहां पर हमारा लैम्डा जो है वो e to the power x by L है, तो यहां पर अगर मैं टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x बनाता हूं तो यहां पर हमें कॉन्केव अप ग्राफ मिलेगा, और लैम्डा अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो मुझे वहां पर एक कॉन्केव डाउन ग्राफ मिलने वाली है. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास यहां पे एक फिक्स्ड हेमिस्फीयर है. उस हेमिस्फीयर के सेंटर के ऊपर एक पुली लगा हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं. ठीक है, जो हमारा पुली का रेडियस है और जो हमारा बॉल का रेडियस है, ठीक है, यहां पे जो बॉल है वो मेरा बहुत छोटा है हेमिस्फीयर के रेडियस के सामने. उन दोनों को तुम प्रैक्टिकली पॉइंट मान सकते हो, राइट. मैं यहां से इसको फोर्स F से खींच रहा हूं, जिस कारण पे ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है, बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. तो पहली बात तो ये है, बॉल इज प्रैक्टिकली at equilibrium at all instants. बॉल जो होगा वो प्रैक्टिकली हमारे इक्विलिब्रियम पे होंगे एट ऑल पॉसिबल इंस्टेंट्स. यानी नेट फोर्स हमेशा लगभग जीरो होगा. वेलोसिटी ना के बराबर है, एक्सीलरेशन नहीं है. तो सवाल ये है, अगर जो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है F, और जो मेरा रिएक्शन फोर्स है यानी नॉर्मल फोर्स है वो अगर मैं उसको R बोलता हूं, और मैं धीरे धीरे इसको बॉटम से ऊपर की तरफ चढ़ाता हूं, तो वो मेरा जैसे जैसे ऊपर चढ़ा रहा हूं तो वो मेरा किस तरीके से वेरी करने वाला है. ठीक है, राइट. तो मैं कोई भी जनरल इंस्टेंट पे एक काम कर लेता हूं. मैंने यहां पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. ये वाला एंगल मैंने मान लिया हूं थीटा है. ये वाला एंगल जो है वो प्रैक्टिकली मान लो थीटा है. अगर मैं नहीं जानता हूं ये मेरा टेंजेंट है या नहीं है, आई हैव रियली नो आइडिया. और ये वाला एंगल मान लो हमारे पास अल्फा है, और ये वाला जो दोनों के बीच का एंगल है उसको तुम बीटा मान लो. आई रियली डोंट नो. ठीक है, ओके. तो मैंने ये वाले एंगल्स जो है वो मैंने मार्क कर लिया हूं. इसको ढंग से एक बार वापस ड्रॉ कर लेता हूं सारे के सारे, और डिस्टेंसेस को भी वापस दिखा देता हूं. ठीक है, अच्छा, ये मेरा ये पॉइंट है जो यहां पर हमारा पुली है. यहां पर जो रेडियस है वो है हमारा स्मॉल r. ये डिस्टेंस को अगर हम h मान लेते हैं तो ये वाला जो साइड का लेंथ होगा दैट विल बी r प्लस h. और यहां पर हमारा अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हमारा रिएक्शन फोर्स R लग रहा है, यहां पर इस तरफ लग रहा है हमारा फोर्स, और यहां पर लग रहा है हमारा mg. ठीक है, ये हमारा फिक्स लेंथ है, ऑब्वियसली बात है. ये R प्लस H है, ये हमारा R है, और ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल हमारा बीटा है. ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो हमारा अल्फा है. अच्छा, बीटा बोलो, थीटा है. ये वाला एंगल हमारा अल्फा है, बीटा है, और ये वाला एंगल है हमारा अल्फा. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये तीनों फोर्स जो है वो अगर हमारा लगभग इक्विलिब्रियम में है तो सिंपल सी बात है, जो हमारा R, F एंड mg होगा मस्ट बिल्ड अ ट्रायंगल. दिस थ्री मस्ट बिल्ड अ ट्रायंगल. यहां पर अगर मैं तीनों फोर्स को बाहर लाके दिखाता हूं तो दोस्तों ध्यान दो, जो आने वाला है ये हमारा F है, ये हमारा है R.
अच्छा, ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस बीटा। ये वाला जो है दैट इज 180। एक सेकंड, कहां पर है? ये वाला एंगल तो 180 माइनस बीटा है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा? अच्छा ध्यान दो, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी हमारा अल्फा है, तो ये वाला एंगल जो आएगा दिस विल बी 180 माइनस अल्फा एंड दिस विल बी 180 माइनस थीटा, यहां पर mg। तो जब मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा ये वाले फोर्स का, तो ये मेरा F है, ये मेरा mg है और ये मेरा r है। अच्छा, r और f के बीच में एंगल हमारा ये अगर बीटा है तो ये वाला एंगल अब बीटा है, ये यहां पर थीटा है, ये हमारा अल्फा है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो है ये वाला ट्रायंगल नाम दे देता हूं ए बी सी और यहां पर नाम दे देता हूं डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। Triangle ABC and triangle DEF are similar triangles। तो ये अगर हमारा सिमिलर ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैं लिख सकता हूं उस पर ध्यान दो। mg बाई r प्लस h, mg बाई r प्लस h, f के करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है? ये मेरा लेंथ मान लो कुछ x मान लो। ये लेंथ जो है, ये लेंथ हमारा निरंतर डिक्रीज करेगा, इस बात पर ध्यान देना। f बाई एक्स, कैपिटल R और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो है बाई स्मॉल r। ये रिलेशन हमें मिलने वाली है क्योंकि ये फोर्स वाला ट्रायंगल और यहां पर जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है फिजिकल ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण ये वाला रेशियो हमारी मेंटेन होगी। तो हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी mg r बाई r प्लस h। h हमारा ये वाला हाइट है, r प्लस h ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, तो ये जैसे भी ऊपर मूव करे डजंट मैटर, कैपिटल R इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। और f की वैल्यू अगर हम ध्यान दें दैट विल बी mgx बाई r प्लस h एज इट गोज अप। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा x डेफिनेटली मेरा डिक्रीज तो करेगा ही करेगा। जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो तो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम ये वाला पॉइंट पर होगा, मिनिमम हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एज इट गोज अप f ऑल्सो डिक्रीजेस। इस प्रोफाइल की चीजें हम लोगों ने पहले किए थे, जहां पर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में, जहां पर हमारा फोर्स ट्रायंगल और जो हमारा फिजिकल ट्रायंगल जो बन रहा था, याद करो दो बीम वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, वो दोनों का सिमिलैरिटी से बिना कोई कैलकुलेशन करे काफी आसानी के साथ हम इन सारे चीजों को निकाल पाते हैं। तो ये भी एक वैसा ही एग्जाम्पल है, बस ये चीज हमें रियलाइज करनी है जो बहुत धीरे धीरे बोला है, तो ये हमारा प्रैक्टिकली इक्विलिब्रियम पे रहने वाली है। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा एक वर्टिकल फ्रेम में, वर्टिकल प्लेन में ये एबीसी ट्रायंगल है
जो बेस BC है वो हॉराइजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाता है। नाउ ये वाला एंगल 74 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल जो दिया हुआ है दैट इज 55 डिग्रीज। अगर कोई एक बॉल को मैं AB के अलोंग छोड़ता हूं और कोई एक बॉल को अगर मैं BC के अलोंग छोड़ता हूं, दोनों में अगर हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगे तो हमें थीटा जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले मेथड से देखते हैं, एकदम बेसिक मेथड। दोनों को हम अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो मान लो ये वाले का जो लेंथ है वो है L1 और ये वाले का जो लेंथ है दैट इज L2। यहां पर जो लेंथ है वो है L1 और दूसरे वाले का जो लेंथ है वो L2 है, ठीक है। अच्छा, जो मेरा AB है उसके बारे में अगर देखूं, अगर मैं यहां पर भी एक हॉराइजेंटल ड्रॉ करूं तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा है। यानी जो मेरा AB इंक्लाइन है, जो मेरा AB इंक्लाइन है वो हॉराइजेंटल के साथ एंगल बनाता है 74 डिग्री माइनस थीटा। थीटा भी डिग्री में है। सो ऑब्वियसली बॉल का जो इसके अलोंग एक्सीलरेशन होगा, जो कि हमने बहुत बार देख चुके हैं, तो एक्सीलरेशन A1 जो आएगा दैट विल बी G साइन 74 माइनस थीटा। इसको जो डिस्टेंस कवर करना होगा दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू L1। तो इसके लिए जो टाइम लगेगा T1 दैट विल बी अंडर रूट 2L1 बाई A1। और जो मैं दूसरा इंक्लाइन AC को ट्रीट करता हूं, यहां पर है मेरा A, यहां पर है मेरा C। जब मैं AC के बारे में देखता हूं तो ये वाला एंगल जो आएगा दैट विल बी 55 डिग्री प्लस थीटा। तो इसके अलाउंग जो एक्सीलरेशन आएगा हॉराइजेंटल से जो बनाएगा वो 55 डिग्री प्लस थीटा अगर है तो इसके अलोंग एक्सीलरेशन आएगा 55 प्लस थीटा। तो मेरे पास T2 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी अंडर रूट 2L2 बाई A2। नाउ अब जो दे रखा है दैट इज गिवन T1 equals to T2. So what I can write is that L1 by A1 will be equals to L2 by A2. यानी what I can write is L1, A1 है G sin 74 minus theta will be L2 by G sin 55 plus theta। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा, अगर मैं GG कट करता हूं तो L1 बाई L2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 74 माइनस थीटा बाई साइन ऑफ 55 प्लस थीटा। बट मैं अगर ट्राइंगल ABC में साइन रूल लगाता हूं तो L1 बाई साइन 55, साइन रूल लगाते हुए मैं एक चीज और तो लिख सकता हूं, जो L1 बाई साइन 55 विल बी इक्वल्स टू L2 बाई साइन 74। सो व्हाट आई कैन राइट, दोनों में से L1 बाई L2 को इक्वेट करते हुए, साइन ऑफ 74 माइनस थीटा by sine of 55 plus theta that will be sine 55 by sine 74। इसको अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो
और फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं, तो 2 साइन 74 माइनस थीटा इंटू साइन 74 विल बी 2 साइन 55 प्लस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन 55. Now 2 sin A sin B is cos of A minus B into minus cos of A plus B. तो cos of A minus B, cos of minus थीटा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो cos of थीटा माइनस cos of 148 minus theta. And similarly, this can be written as a cos of theta minus the cos of 110 plus theta. So cos theta is cancelled. And simply now we can compare the angles. Therefore, 148 degree minus theta is equals to 110 degree plus theta. तो 2 theta will simply come out to be कितना 38 degrees. तो theta will be simply equals to 19 degrees. Theta will be simply equals to 19 degrees. ठीक है. Now अच्छा खासा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसानी से हमने सॉल्व कर लिए हैं. अब एक बार एक मेथड 2, जो तुम लोगों को मैंने एक चीज याद करने के लिए बोला था, वो ये था जो सर्किल का 2 कॉर्ड के थ्रू हमेशा जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा वो हमारा डेफिनेटली इक्वल होने वाली है, क्योंकि AB और AC दोनों के थ्रू सेम टाइम लग रहा है. तो सिंपल सी बात है, AB and AC will be chord of same circle. तो उस सर्कल को बना लेते हैं और फिर हम AB और AC को प्लॉट करेंगे. यह है हमारा सर्कल. This is the vertical line. Now AB is like this. AB is like this and AC is like this. और दोनों के थ्रू हमारा टाइम जो लगेगा वो हमारा एग्जैक्टली सेम लगने वाला है. Now let us do one thing. पहले तो B और C को जोड़ देते हैं. पहले B और C को हम लोग जोड़ देते हैं यहां पर. ये वाला एंगल जो है वो है मेरा 55 डिग्री. अब एक काम करो, C से हॉराइजेंटल लाइन बनाओ जो हमारा सर्कल को D पॉइंट पर काटता हो. तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला, बाय द वे मैं 55 लिख दिया, सॉरी, दिस इज 74, सॉरी दोस्तों, दिस इज 74, दिस इज 55, दिस इज माय थीटा. नाउ लेट्स जॉइन द टू. नाउ लेट्स जॉइन द टू. ए से डी पॉइंट को जोड़ो. नाउ AC कॉर्ड के ऊपर सर्कमफेरेंस में 2 हम लोगों का एंगल है, तो एंगल ADC विल बी इक्वल्स टू एंगल ABC, दैट विल बी 74 डिग्रीज. अच्छा, बाय द वे दिस इज द वर्टिकल लाइन और दिस इज द हॉराइजेंटल लाइन, सो ACD हैज टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि यहां पर जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होंगे वो परपेंडिकुलर भी होंगे. तो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल ADC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो दिस एंगल, क्योंकि ये हमारा 55 प्लस थीटा है,
तो दिस एंगल इज ऑल्सो 55 प्लस थीटा. So what we can directly write is 55 plus theta is equals to 74. यानी theta will be simply equals to 90 degrees. तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन काफी बचा सकते हैं. ये वाला मेथड चमकना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जो मैंने रटवाया था वहां पर जो भाई सेम टाइम पे होगा तो ये हमारा सेम सर्कल पे होना जरूरी है, वहां से हम इस चीज को इन्फर तो कर सकते हैं. मोटे मोटे दौर पे मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है. राइट. ओके दोस्तों, एक एयर ड्रैग वाला सवाल देखते हैं. मैंने जमीन से एक 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. जी मेरा इस डायरेक्शन में है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ड्यू टू द एयर ड्रैग द बॉल लूजेस सम इट्स स्पीड. एंड वापस जब ये ग्राउंड पर आता है तो उसका स्पीड होता है 16 मीटर पर सेकेंड. तो सवाल ये है इसका टोटल एयर टाइम कितना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले आई विल डिस्कस द फर्स्ट मेथड. पहले वाले मेथड पे हम लोग इसको दो पार्ट में मोशन को डिवाइड करेंगे. एक है हमारा अपवर्ड मोशन और दूसरा जो है वो है हमारा डाउनवर्ड मोशन. ठीक है. अच्छा, तो अपवर्ड मोशन के दौरान अगर मैं पार्टिकल का फोर्स के बारे में देखूं, ये पार्टिकल का स्पीड तो हमारा v है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका जो हमारा फोर्सेस लग रहा है, एक तो हमारा डाउनवर्ड mg लग रहा है और एक हमारा ड्रैग फोर्स लग रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v. एंड m को काटने के लिए मैं काम करता हूं, इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहा हूं, आई एम टेकिंग इट एज km इंटू v. से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में कुछ भी ले सकता हूं. तो यहां पर जो हमारा अपवर्ड मोशन के दौरान रिटार्डेशन होगी, दैट रिटार्डेशन विल बी इक्वल्स टू g प्लस kv. सो ऑब्वियस ही बात है, मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो माइनस dv बाई dt इज इक्वल्स टू g प्लस kv. तो मेरे पास आ जाएगा dv डिवाइडेड बाई g प्लस kv दैट इज इक्वल्स टू माइनस dt. dv by g plus kv that would be equals to minus dt. So अगर मैं इसको अब यहां पर इंटीग्रेट करता हूं, t इक्वल्स टू 0 पर इसका स्पीड था u और t इक्वल्स टू t1 पर इसका स्पीड जो आएगा दैट विल बी 0. ठीक है. सो मेरे पास यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, 1 बाई k ln g प्लस kv ku बाई g दैट इज इक्वल्स टू माइनस t1. ठीक है. सो t1 जो हमारे पास आ जाएगा, मैंने कुछ गड़बड़ किया हूं क्या? हाँ सॉरी, मैंने यहां पर तो उल्टा कर ही दिया था, मैंने उल्टा तो कर ही दिया था, तो इसमें सॉरी. हाँ, तो t1 मेरे पास ये आ जाएगा. नाउ अब मैं यहां पर अगर बात करता हूं मेरा डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन मैं क्या लिख सकता हूं? तो दोस्तों ध्यान दो, डाउनवर्ड मोशन के दौरान जो हमारे पास आएगा, डाउनवर्ड मोशन के दौरान हमारे पास जो आएगा दैट विल बी सिंपली, यहां पर उस टाइम पे स्पीड जो है वो हमारा v इस तरफ होगा, तो इस डायरेक्शन में mg लगेगा और अपवर्ड मेरा kv लगेगा, kmv. तो
तो मेरे पास जो यहां पर एक्सीलरेशन आएगा, दैट एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू g माइनस kv। ठीक है, एक्सीलरेशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू g माइनस kv। एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो dv by dt will be equals to g minus kv। तो what I have is dv g minus kv is equals to dt। ठीक है, and now we again integrate। At t equals to 0, the initial velocity was 0. And at t is equals to t2, the v is the final velocity v। तो मेरे पास t2 जो है वो यहां पर आ जाएगा -1/k ln g minus kv divided by g। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल टाइम आएगा वो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा t, दैट विल बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2। दैट विल बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2। तो मेरे पास अगर मैं इसको करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1/k ln g plus ku by g minus plus ln g by g minus kv। ये हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी द टोटल टाइम, राइट। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो जी तो कट हो गया, तो टोटल टाइम विल बी 1/k ln g प्लस ku बाई g माइनस kv। अब समस्या यहां पर यह है, जो मुझे के वैल्यू के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं राइट नाउ इसको कंप्यूट तो नहीं कर सकता हूं। यहां पर राइट नाउ कंप्यूट करना पॉसिबल तो नहीं होगा। लेकिन मैं और एक चीज जानता हूं, जो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो हमारा सेम होने वाला है। तो पहला वाले केस पे अगर मैं ध्यान दूं तो वहां पर रिटार्डेशन है, तो माइनस v dv बाई dx will be equals to g plus kv। तो बेसिकली जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा L, दैट विल बी माइनस इंटीग्रेशन v dv बाई g plus kv फ्रॉम u to 0। ये हमारे पास L आने वाला है, राइट। तो इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो एक काम करो, अच्छा बाय द वे दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज अ v dv बाई g प्लस kv फ्रॉम 0 to u। मैंने ये वाला माइनस से ये ऊपर का जो लिमिट है उसको मैंने चेंज कर दिया हूं, ऑब्वियस है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने 1/k कर देता हूं, तो यहां पर मैं kv जो है उसको मैं लिख सकता हूं g प्लस kv माइनस g बाई g प्लस kv इंटू dv फ्रॉम 0 to u, दैट इज 1/k इंटीग्रल dv दैट इज इक्वल्स टू u माइनस g by k इंटीग्रल dv by g plus kv
from 0 to u. So that can be written as a u by k minus g by k square ln g plus ku by g. ये थोड़ा सा रेस्पाइट सा नजर आ रहा है क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो कुछ पैदा होते हुए नजर आ रहा है, और जब डाउनवर्ड मोशन को मैं एनालाइज करूंगा तो v इंटू dv बाई dx g माइनस kv, तो v dv बाई विल बी इक्वल्स टू dx. क्या लिख दिया, सॉरी. So now what I can write is कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी तो L ही है, तो L will be v dv by g minus kv from 0 to the final velocity v. अगेन इसको -1 by k से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर -kv आएगा, तो g minus kv minus g by g minus kv into dv from 0 to v. and यहां पर अगर हम ध्यान दें, so this will be equals to, यहां पर अगर हम ध्यान देते हैं तो minus v by k plus g by k integration dv by g minus kv from 0 to v. So what I get from here is that L will be equals to minus v by k plus minus g by k square ln g minus kv by g. That is what we get. ठीक है. So ये दोनों L जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों L को इक्वेट करते हुए मैं लिख सकता हूं जो u बाई k माइनस g बाई k स्क्वायर इंटू ln g plus ku by g, that will be equals to v by minus v by k minus g by k square ln g minus kv by g. बहुत गंदा है क्या, के कट हो गया. ठीक है, तो what I have is u plus v is equals to g by k ln, उसको वहां पर ले जाओ तो वो प्लस के साथ आएगा, तो अगेन में ध्यान दो जी जी कटेगा, तो g प्लस के यू g माइनस के भी आएगा. वाओ. नाउ लेट्स लुक एट द टाइम t. सो ये वाला जो क्वांटिटी है दिस विल बी सिंपली g बाई टोटल टाइम t. So the total time t can be simply written as g by u plus v. मैं कुछ तो गड़बड़ किया हूं कहीं पर. कहां पे गड़बड़ हुआ है एक बार लेट्स चेक इट. कहीं तक गड़बड़ हुआ है छोटा सा. सॉरी, जी बाई टी क्यों लिख दिया मैं, जी इंटू टी. सॉरी दोस्तों, सॉरी, जी इंटू टी.
So T will be equals to U plus V by G. Now U जो है वो है मेरा 20 और V जो है वो है मेरा 16. तो 36 by 10 that will be 3.6 second. This will be equals to 3.6 second. हाँ, बहुत गंदा है, एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा. एग्जाम में ये करना है तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा. बेसिकली बहुत सारी चीजें साथ में आ रही है. अब हम लोग एक सिंगल स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं. मेथड 2. अच्छा, आई रियली डोंट नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट अगर मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, जो when in air net force on ball F vector can be simply written as m into g vector minus k into v vector. It may be supportive, it may be opposite, that depends upon the sign of v vector. But ये बात तो हमेशा ट्रू है, जो हमारा विस्कस ड्रैग फोर्स है वो है मेरा माइनस के वी वेक्टर, और जो mg लग रहा है वो तो mg वेक्टर है. ठीक है. अगेन लेट्स टेक इट एज kmv वेक्टर. ठीक है, राइट. km is a proportionality constant. And try to understand this is nothing but m into a vector throughout the journey. तो अगर मैं वेक्टोरियल टर्म्स में लिखता हूं, so what I get is a vector is g vector minus k into v vector. ठीक है. Now let's multiply the whole thing by dt. So this is g vector into dt, k into v vector dt. 0 to t naught, 0 to t naught, 0 to t naught. Now integral a vector into t is nothing but, try to understand, this is the delta v vector, the total change in velocity. And this will be equals to g vector into t naught minus k vector into the displacement vector. Integral v dt is nothing but a displacement. Now try to understand, as the ball has gone from ground to ground, the displacement is going to be 0. So this term goes to 0. So writing the magnitude delta v is equals to g into t naught. The change in velocity is nothing but 36. 10 into t naught. Boom. We get t naught equals to 3.6 seconds. सीधा एक लाइन पे आंसर. That is the power of vector. अगर हम पूरा एनालिसिस किए, देखो मेथड 1 बस में इसलिए करवाया क्योंकि ये बात समझ में आए. इट्स अ वेरी 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 टीडियस. अगर हमें एग्जाम में इसे सॉल्व करना पड़े तो हमें छोड़ के ही आना पड़ेगा. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है. दिट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू डू इन एग्जाम. देयर इज नो वे वी कैन डू मेथड 1. ठीक है. सो लुक एट द वेक्टोरियल एनालिसिस. दैट इज प्रैक्टिकली वन लाइन, और एक लाइन पे हम लोग सॉल्व करके टी नॉट का वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं. ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ क्रिकेट बॉल एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू एयर. Immediately before the ball was hit, u was 20 meter per second and a was root over 164 meter per second square. The ball was traveling initially horizontally. After the hit, it goes vertically up with a speed of 10 meter per second. Then find its acceleration. ठीक है. अच्छा दोस्तों,
यहां पर अगर हम बात करें बिफोर हिट की, अगर यहां पर हम बात करें बिफोर हिट की, तो यहां पर जो हमारा क्रिकेट बॉल है वो हमारा हॉराइजेंटली वी से मूव कर रहा था, तो इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रहा था वो था मेरा F1, और यहां पर जो लग रहा था दैट वाज mg। ठीक है, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं mk इंटू वी स्क्वायर। mk इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो साफ साफ बात यह है, एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट कितना 164 रूट ओवर, तो 164 इक्वल्स टू 100 प्लस के वी का होल स्क्वायर। सो यहां पर हो जाएगा मेरा 68, सॉरी गड़बड़ लिखा हूं मैं, दोनों जगह पे गड़बड़ लिखा हूं, के वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ, यहां पर जो होगा यहां पर भी गड़बड़ लिखा गया है, दिस विल बी के वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अब अगर मैं रूट ले लेता हूं तो 8 जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू के इंटू वी स्क्वायर, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 8 बाई, इस टाइम का वेलोसिटी 20, दैट वुड बी 1 बाई 400, दैट वुड बी 1 बाई 50। नाउ आफ्टर द हिट, आफ्टर हिट यहां पर बॉल जो है वो वेलोसिटी u से जाती है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड mg एंड डाउनवर्ड mk u स्क्वायर। u मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मेरा जो नेट एक्सीलरेशन होगा, ऑब्वियसली रिटार्डेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, प्लस k into u square, so this will be 10, 1 by 50 into 100, that will be 12 meter per second square। ओके, मेरे पास यहां पर एक बोट है, बोट का मास है m, एंड वो एक रिवर में बीच में कहीं पर एंकर्ड है। रिवर जो है वो हमारा V0 से जा रहा है, और उस टाइम पे एंकर है वो स्टेशनरी है, विथ स्टेशनरी है। ठीक है, रिवर जो है वो V0 से फ्लो कर रहा है, तो उस एंकर का जो टेंशन है उसका हॉराइजेंटल कंपोनेंट जो है वो है हमारा T0। वाटर का जो ड्रैग फोर्स है वो ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी रिलेटिव वेलोसिटी। तो सवाल ये है, बोट को 0.5 V0 वेलोसिटी अटेन करने में कितनी टाइम लगने वाली है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, when boat was at rest, when the boat was at rest, v relative जो होगी that will be simply equals to V0, क्योंकि वो स्टेशनरी है, रिवर V0 से मूव कर रही है। तो ड्रैग फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू के वी नॉट, एंड दैट कैन बी रिटन एज T0, क्योंकि वही तो हमारा हॉराइजेंटल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन है। सो के वी नॉट का वैल्यू जो है वो है मेरा T0, राइट। तो के का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, तो एट एनी इंस्टेंट टूट जाने के बाद स्पीड ऑफ बोट मान लो है हमारा v, स्पीड ऑफ बोट जो है वो मान लो है हमारा v। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा v रिलेटिव होगी दैट विल बी इक्वल्स टू V0 माइनस v। तो उस इंस्टेंट पे इसका जो ड्रैग फोर्स लगेगा, अरे ध्यान दो,
ड्रैग फोर्स बोट को एक्सिलरेट करवाएगा यहां पर ड्रैग, क्योंकि रिवर जो है वो उसके साथ में ले जाने का कोशिश करेगा। बोट का वेलोसिटी कम है, रिवर का वेलोसिटी ज्यादा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है। तो यहां पर बोट की जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में हमारा ड्रैग फोर्स लगने वाला है। वो ध्यान देना, ड्रैग फोर्स हियर इज एन एक्सिलरेटिंग फोर्स फॉर बोट, क्योंकि वो तो रिवर के वेलोसिटी के साथ ले जाने का कोशिश करेगा। बोट का वेलोसिटी जो है वो 0 से चालू हुआ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बैकवर्ड है बोट का, तो ड्रैग फोर्स फॉरवर्ड लगने वाला है। सो सिंपली आई कैन से दैट द ड्रैग फोर्स विल बी K into V0 minus V, that will be M into A. So what I can write is M into dV by dt K into V0 minus V. So मेरे पास जो आ जाएगा that will be dV by V0 minus V K by M into dt. Now if we integrate at t equals to 0, V was simply 0, and at t equals to t0 it will be 0.5 V0. तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा इंटीग्रेट करते हुए, this will be ln2 simply. We can see ln क्या आ जाएगा, माइनस साइन को यहां पर इनकॉर्पोरेट कर लो तो ln V0 by 0.5 V0 आएगा। तो ln2 K by M into T0. Now K का वैल्यू जो है that is equals to T0 by V0। तो मेरे पास जो T0 आएगा टाइम, that is M V0 ln2 divided by T0. That will be the total time taken such that the boat reaches a velocity 0.5 into V0. ओके दोस्तों, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मेरा एक फिक्स्ड हेमिस्फीयर है ऑफ रेडियस स्मॉल r। इसका एक रोप यहां पे रखा हुआ है जिसका लेंथ जो है वो है हमारा L। फिगर से भी एविडेंट है और मैं इसे बता भी रहा हूं, जो हमारा L है that L is less than pi r by 2, that L is less than pi r by 2। उस रोप का मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। तो सवाल यह है जो उस रोप में टेंसाइल फोर्स कहां पर मैक्सिमम जनरेटेड होगा जस्ट आफ्टर द रिलीज। वहां पर मैंने छोड़ा, टॉप ये वाला एंड टॉप पॉइंट पर है और यहां पर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, मैं अगर यहां पर मान लो कोई भी एक जनरल एंगल थीटा पर एक डी थीटा का स्ट्रिप काटता हूं, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेगा वो ध्यान देना, एक तो हमारा नॉर्मल लगेगा और यहां पर हमारा mg लगेगा। हाँ, टेंशंस लग रहा है उसको मैं अभी एक बार के लिए नजरअंदाज कर लेता हूं, ठीक है। जो टेंशंस लग रहा है उसको मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि मैं एज अ रोप को पूरे को ट्रीट करूंगा, वहां पे तो टेंशन सारे इंटरनल फोर्स हो जाएगी। मैं पर्टिकुलर टुकड़े के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरा ओवरऑल एक बार अगर एनालाइज करूं तो यहां पर केवल दो ही चीज लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है और दूसरा जो है मेरा डीएमजी लग रहा है। तो यहां पर जो है हमारा इसका दो कंपोनेंट होगा, दिस इज लाइक दैट। ये वाला एंगल भी हमारा थीटा ही आने वाला है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो भी हमारा थीटा ही आने वाला है। तो टेंजेंशियल फोर्स जो है, बाकी नॉर्मल फोर्स तो बैलेंस करेगा जो हमारा
टेंजेंशियल फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू dm इंटू जी इंटू साइन थीटा, एंड दैट कैन बी रिटन एज लैम्डा जी आर, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो है मेरा आर डी थीटा, तो ये मेरा नेट टेंजेंशियल फोर्स होगा। ठीक है, सो ये वाले का जो मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो भी मैं निकाल सकता हूं। तो जो मेरे पास नेट टेंजेंशियल फोर्स आएगा वो कितना आएगा? जो मेरे पास नेट टेंजेंशियल फोर्स होगा, ध्यान देना, नेट टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल्स टू लैम्डा जी आर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट। थीटा नॉट ये है जो हमारा एंड एल बना रहा है। ठीक है, थीटा नॉट हमारा वो है जो कि हमारा एंड एल बना रहा है। उसको एक बार जल्दी से देख लो, ये है हमारा ये है रेडियस स्मॉल आर, ये लेंथ है एल, ये वाला एंगल जो है वो है हमारा थीटा नॉट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा थीटा नॉट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एल बाई आर, द लेंथ ऑफ द आर्क। तो मेरे पास यहां पर जो आएगा इसको अगर मैं निकालू दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा जी। मैं एक चीज गड़बड़ कर रहा हूं, मैंने यहां पर स्मॉल आर लिख के यहां पर कैपिटल आर लिखा, तो लेट्स चेंज इट वरना फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, तो लैम्डा जी यहां पर भी स्मॉल आर, तो यहां पर जो मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा जी स्मॉल आर 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो मेरे पास जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, मेरे पास जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, दैट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विल बी सिंपली इक्वल्स टू द नेट टेंजेंशियल फोर्स बाय द टोटल मास। Total mass is nothing but a lambda into L. So the net tangential acceleration will be gr by L into 1 minus cos of L by R. And please try to realize, क्योंकि रोप है जो हमारा एक्सटेंड नहीं हो सकता है, this is same for all element. This will be same for all element. ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया था, ठीक है, वो जो मैंने बनाया था वो टुकड़े को अब बाहर करो और बाहर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। ये है मेरा वो टुकड़ा जिसके बारे में मैं एनालाइज कर रहा हूं। अच्छा, टेंशन जो होगा वो ऑब्वियसली बात है हमारा मैक्सिमम जो आएगा, अगर मैं यहां पर बात करूं मैक्सिमम टेंशन जो होगा वो कहां, वो मुझे मालूम नहीं है कहां पर है, बट अगर मैं टेंशन के बारे में बात करूं तो मान लो यहां पर मेरा अगर T है तो यहां पर मान लो है मेरे पास T प्लस dt। ये हमारा सेंटर से ज्वाइनिंग लाइन था जो कि हमारा वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा था। ये वाले डायरेक्शन के अलोंग था dn और यहां पर था मेरा dmg, जिसका 2 कंपोनेंट था वो डायरेक्टली लिख लो, दैट विल बी dmg cos theta and that will be dmg into sin theta. तो अगर मैं लिखता हूं, ध्यान देना, इस तरफ का नेट फोर्स यानी dt
इस तरफ का नेट फोर्स dt प्लस dmg sin theta, that will be equals to dm into a tangential, right? So जो मेरा dt होगा that will be equals to dm into a tangential minus g sin theta, right? तो ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं ना। यहां पर ध्यान दो, मैं dm यहां से अगर मैं लिखता हूं तो dt मेरे पास क्या आएगा? अच्छा, व्हाट इज dm? दैट इज लैम्डा r d थीटा इंटू at माइनस g साइन थीटा। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो ध्यान देना, dt बाई डी थीटा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा r at माइनस g साइन थीटा। ये हमारे पास आने वाली है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 फॉर t मैक्सिमम। तो वो वाला पॉइंट पे टेंशन हमारा मैक्सिमम होगा जहां पर at और g साइन थीटा हमारा इक्वल होंगे, यानी g साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू at, एंड at का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है? gr बाई एल इंटू 1 माइनस कॉस एल बाई आर। So G is cut, तो theta will be equals to sine inverse R by L 1 minus cos L by R. So that is the location where the tension is maximized. So based on simple Newton's laws of motion, हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर अब सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट हिस्से पे जाने वाले हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन का चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, अगर मल्टीपल ब्लॉक्स हो इन दैट केस हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में एक आइडिया हम यहां पे देने वाले हैं।